आओ चलो देखते हैं अपन, है ना 1833 का चार्टर। तो वैसे देखो अपन ने पहले एक वीडियो में इसको और देखा था, लेकिन इस बार अपन थोड़ा सा इसको देखेंगे डीप, मतलब ऑप्शनल के हिसाब से। सबसे पहले तो क्यों पारित किया गया हर एक्ट में, जैसे अपन देखते हैं, और ये अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन को समझ में आएगा। जैसे अपन ने खाना क्यों खाया, भूख लग रही थी। मैं सोया क्यों, मतलब 8 घंटे में क्यों सोया, क्योंकि चलो मैं थका हुआ था इसलिए, है ना। तो वो क्यों कारण है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले है तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियाँ। तत्कालीन इंग्लैंड मतलब ये जो 19वीं शताब्दी के शुरू के अंदर जो इंग्लैंड था, वहाँ उसमें क्या क्या ऐसे चल रहा था, इंग्लैंड, यूरोप। सबसे पहले आ रहा है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति के क्लाइमैक्स पे थी करीबन 1790s के लगभग, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति से हुआ क्या, वहाँ दो तरह की चीज़ें थी कि एक तो वहाँ जैसे क्या था, फैक्ट्रीज बन गई थी। फैक्ट्री जो अपन ये उद्योग देश से देखते हैं, तो ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं, एक तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे कि वो कपड़े को बनो का, मतलब जैसे सिंपल कॉटन आएगी टेक्सटाइल, उससे वो कपड़े बनाएंगे। ये सिंपल कॉटन आएगी, कॉटन टेक्सटाइल बनेगी, फिर वो क्लॉथ बनेगा। और दूसरा था एक फिनिश गुड्स। इन दोनों के लिए मार्केट चाहिए था। मतलब रॉ कॉटन तो जैसे आप ये रुई समझ लो, और फिर ये जैसे बन के ये शर्ट तैयार हो गया, ये इसके लिए। तो एक तो रुई रॉ मटेरियल आना चाहिए, इन दोनों के लिए मार्केट चाहिए। रॉ मटेरियल अपने पास आना चाहिए, फिर अपनी फैक्ट्रियाँ इसको प्रोसेस करेंगी और ये फिनिश गुड के रूप में शर्ट निकालेंगी। तो दो तरह की मार्केट चाहिए। एक मार्केट से आना चाहिए रॉ मटेरियल, और फिर एक मार्केट अपन को चाहिए जिसमें कि वो जो शर्ट मैंने बनाया वो बिके। तो ये दोनों मार्केट इन्होंने यूज़ किए थे इंडिया को, इन दोनों मार्केट के रूप में, कि इंडिया से रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, जो अपने जैसे कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, बंगाल वगैरह से जो आज भी वर्ल्ड फेमस कॉटन होता है बांग्लादेश के अंदर। तो उस समय का जो बंगाल था उसमें आज का तत्कालीन बांग्लादेश था, आसाम का नॉर्दर्न पार्ट था, पूरा वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा का नॉर्दर्न पार्ट था, झारखंड का पूर्वी पार्ट था, बिहार का पूर्वी पार्ट, वो था बांग्लादेश, ठीक है। तो वहाँ से रुई हमारे पास आएगी और फिर उस रुई को हम प्रोसेस करेंगे आगे इंग्लैंड के अंदर, फिर वो शर्ट बनेगा और वो शर्ट बिकने वापस वो इंडिया जाएगा। समझ रहे हो। तो ये इंडिया को दो तरह के मार्केट के में यूज़ करना उस समय ज़रूरी हो गया था। और फैक्ट्री ऐसी नहीं एक ही थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्हीं की थी, सबकी थी। छोटे छोटे व्यापारी आ रहे थे उनकी भी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें भी इंडिया से ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो मोनोपोली ये इसकी ख़त्म करो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उदारवादी नीतियाँ, विग पार्टी उस समय पावर में आई, लिबरल्स थे विग, जैसे अपन कांग्रेस बीजेपी इंडिया में देखते हैं, ऐसे ब्रिटेन के संदर्भ में विग और लिबरल्स थे। ये लिबरल्स का मतलब ये इसमें विश्वास करते थे कि चलो ठीक है यार, इंडिया में भी कुछ सुधार होने चाहिए, और इंग्लैंड के अंदर जो और मर्चेंट्स अपने पास डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी शेयर दो पाई के अंदर, इंडिया की ट्रेड के अंदर हमें भी शेयर दो, उनकी उन्होंने सुनी। इस लिबरल का विलोम होता है कंजर्वेटिव, जो मानते हैं नहीं नहीं इंडिया में तानाशाही होनी चाहिए, किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म अपन वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर लेजिस फेयर का सिद्धांत, इसको अपन हिंदी में बोलते थे, कोई एक एक अक्षर पढ़ो, यह थे ये चछा चारिता है, तो यथेच्छा चारिता बोलते हैं, यथेच्छा चारिता, है ना। आप लेजिस फेयर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं तो यथेच्छा चारिता इसलिए बताया कि जैसे आप अगर कहीं इसको देखो तो मतलब आपको यूँ अटपटा नहीं लगेगी ये क्या है, ठीक है। तो यथेच्छा चारिता या लेजिस फेयर का सिद्धांत, ठीक है, ये बोलता था कि गवर्नमेंट को कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। आप फ्री छोड़ दो, जितने भी इकोनॉमिक पावर्स हैं, मार्केट पावर्स हैं, है ना, उनको अपने हिसाब से एडजस्ट होने दो। जो रेट उनको फिक्स लगती है वो रेट फिक्स करने तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। यह है लेजिस फेयर का सिद्धांत। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली आप खत्म करो और बाकी सब जितने भी हैं सब व्यापारियों को आप परमिशन दो। आप कोई भी व्यापारी आपसे परमिशन नहीं मांगेगा इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसकी मर्जी है, उसमें इतना कैपेबिलिटी है, नेवल पावर उसके पास है, शिप से तो जाके इंडिया में ट्रेड करेगा, तुम्हारा चार्टर नहीं चाहिए। ये लेजिस फेयर था। फिर वर्ग चेतना व्यापारियों के अंदर आई कि हमको रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश गुड्स के लिए मार्केट। उधर मजदूरों के अंदर आई, है ना, मजदूर जैसे जो लेबर क्लास थी, फिर जैसे अपन इसका प्रभाव अपन जैसे देखें दास्तां वगैरह में सारा तो उनकी छाप कि उनकी भी सुनी जाए, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या था, जैसे देखो अभी अपने 33 का देखते हैं ना, तो देखो ये कार्ल मार्क्स का ड्यूरेशन मतलब हीगल कार्ल मार्क्स का गुरु था। फिर कार्ल मार्क्स ये 1813 से 33, तो इस समय देखो कार्ल मार्क्स जब ये एक्ट बना जा रहा था तो करीबन 20 साल का था वो, 20 और 13 33 हो गए। और ये कम्युनिस्ट है ना, तो स्पेलिंग गलत होगी, COMMUN, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसने 1848 में लिखी है। तो चलो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को तो परिपक्व होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हीगल का तो तैयार था मामला, तो इसने डायलेक्टिक्स लिखी थी। तो डायलेक्टिक्स का मतलब थीसिस एंटीथीसिस, हर समाज के अंदर कोई एक वर्ग होता है तो वो शोषण करता है और उसका दुश्मन वर्ग समाज में ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। ये हीगल ने बोला था, फिर इसी को आगे कार्ल मार्क्स ने आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स के गुरु था हीगल, ठीक है। तो व्यापारी और मजदूर वर्ग चेतना ये सब ये ऐसे आगे बढ़ रही थी उस समय, समझ गए।
तो ये हो गया तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियाँ। फिर ये तो इंग्लैंड आया, यूरोप का एक हिस्सा है इंग्लैंड, और यूरोपियन देशों में क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के अंदर आ गई। इसने बोला था ह्यूमन राइट्स की इसने घोषणा करी, मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाना चाहिए, है ना। तो अपन जैसे देखेंगे दास प्रथा का जैसे जो अंत हुआ वही है, भारतीयों का एडमिनिस्ट्रेशन में आना, ये सब ये वही है। फिर और अपन जैसे चलें कि नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकॉले और जेम्स मिल, इनकी जो उपयोगितावादी दार्शनिकता के अंदर जो विश्वास था ना, यूटिलिटेरिज्म फिलोसफर का प्रभाव, ठीक है ना। पहले तो पढ़ो ये यूटिलिटेरिज्म क्या होता है। यूटिलिटेरिज्म वर्ड जो है ये यूटिलिटी से निकला है, ठीक है। तो जो प्रशासन है वो समाज के लिए कैसे बेहतर है ना, तो उस पर आपकी रैंकिंग होएगी। जितना अच्छा आप समाज के लिए करोगे उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग बनेगी, ठीक है। तो मतलब आप समाज की बेहतरी के लिए इंडिया के अंदर जाओ, ना कि उनका शोषण करने के लिए। ये था यूटिलिटरिज्म। इसके दो बड़े फॉलोअर्स थे, एक तो मैकॉले और एक था ये मिल। तो दोनों एमए में देखो, मैकॉले एंड मिल, डबल एम, तो इसी क्लू में एमए में लिखा हुआ है, देखो ये मैकॉले एंड मिल, एमएम वो मिलीमीटर नहीं है, मैकॉले और मिल है। मैकॉले कौन था? नियंत्रण बोर्ड आपने देखा डायरेक्ट की पिट्स इंडिया एक्ट से स्थापित हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका सचिव, सेक्रेटरी, इसी को अपन भारत मंत्री बोलते थे, इसी को अध्यक्ष बोलते थे, ये था मैकॉले। तो इसकी चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे बताओ, कि कोई भी एक्ट बनाना संसद को ये बताएगा कि भारत में क्या चाहिए। फिर जेम्स मिल, ये बेंथम का शिष्य था, है ना। ये शिष्य आप याद रखो, देखो ऐसे ये उसको यूँ लिखा करो BM, ठीक है ना। बेंथम का शिष्य मिल, ठीक है। ऐसे यू हीगल और फिर HK यूँ लिखते हैं, HK है कि नहीं है। तो ये पूछते हैं, ये आती हैं कई बार चीज़ें ऐसे, ठीक है। तो हीगल, सॉरी, बेंथम का शिष्य था मिल। तो बेंथम ने यूटिलिटरिज्म को इंट्रोड्यूस किया था और मिल ने उसको आगे बढ़ाया था। एक पैमाना दिया उन्होंने नापने का कि क्या उपयोगिता किस चीज़ की कितनी है, ठीक है। ये यूटिलिटिज्म क्या है? इज ए फिलोसफिकल अप्रोच फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। सरकार कितना अच्छा काम कर रही है ये डिपेंड इस पर करेगा कि वहाँ के नागरिक कितने खुश हैं। जैसे आपने देखा होगा एक वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है अपने, है कि नहीं, जैसे भूटान जैसे छोटे देश ने दिया। तो हाँ, तो ये वही है कि सरकार कितना खुश रख पा रही है, इससे आपकी यूटिलिटी डिसाइड होगी कि आप जरूरी हो या नहीं हो। टू प्रोमिनेंट फिगर्स इन डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटरिज्म आर जेनरी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल और ई बेंथम। Bentham is considered as father of modern utilitarianism, while Mill is known as the refining and popularizing the concept, ठीक है। तो ये बेंथम एंड मिल है। तो ये समझ गए अपन। अब यही अपन को क्या है यहाँ पे माइक्रो के रूप में इसमें ध्यान में देनी है, क्या? औद्योगिक क्रांति, उदारवादी विग और लेजिस्फेयर और वर्ग चेतना, ठीक, खुलेगा दिमाग में। फिर FR क्या है? FR इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट नहीं है ये। फ्रेंच रिवोल्यूशन वैसे 1789 है। फिर जैसे 1813 14 के अंदर पता होता है नेपोलियन का, तो उस समय बहुत ये क्रांतिकारी चीज़ थी जो इसने हर विश्व के हर संविधान को प्रभावित किया। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रभावित किया फ्रेंच रिवोल्यूशन ने। तो जब अपन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत मायनों में पीछे झाँकता हुआ था। हालांकि उसने जो चीज़ें दी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, वो तो आगे झाँकती हुई थी, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता कई मामलों में पीछे झाँकता हुआ था। पीछे झाँकता हुआ इसलिए था क्योंकि अमेरिकन रिवोल्यूशन से पहले हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो उसने फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रेरणा ली थी, इसलिए वो पीछे झाँकता हुआ था। वो आंसर ये है इस क्वेश्चन का, है ना। तो इसलिए फ्रेंच रिवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मील का पत्थर है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। फिर अपन जैसे नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैकॉले और मिल, तो ये कौन आ गए? ये वो यूटिलिटेरियन आ गए, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ओह क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, वो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, ये OH, ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। बेंथम एंड मिल, इसके बेंथम फादर एंड मिल इसको प्रोपाउंडिंग करने वाला। तो ऐसे अपना ये माइक्रो से 67 रिवीजन होएगा, माइक्रो याद रखना है। फिर देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या थे। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रावधान अपन किसी भी एक्ट के जैसे पढ़ें तो हर एक्ट के अंदर पहली बात तो कुछ न कुछ आएगा, है ना। कुछ न कुछ का मतलब क्या होता है? या तो वो होम गवर्नमेंट में चेंज करेगा, जैसे मैंने आपको पहले शॉर्टकट में बताया था 1858 का, या वो सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करेगा जैसे 1861 का एक्ट, या वो दोनों में चेंज करेगा जैसे अभी अपन ने 1333 का अपन जैसे पढ़ रहे हैं, समझ लो। तो कुछ न कुछ तो वो चेंज करेगा, लेकिन कहीं भी चेंज करे उसकी एक हायरार्की सेट होती है। अब वो हायरार्की क्या है? बेसिक जैसे मैं आपको बताऊँ
हायरार्की सबसे पहले तो अपन बात करते हैं होम गवर्नमेंट की, मतलब जो लंदन के अंदर थी। उसमें दो चीज़ें थी, एक तो जैसे अपन देखते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी बात होगी 58 में ख़त्म हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ जाएगा, लेकिन होम गवर्नमेंट की बात करेंगे। फिर आ जाते हैं अपन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडिया की बात करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब उसमें इसमें क्या हायरार्की थी, तो इसमें अपन ने बार बार पढ़ा है कि सर सबसे पहले तो गवर्नर था, गवर्नर जनरल हुआ, रेगुलेटिंग वाले में तो अपन ने जैसे देखा कि बंगाल गवर्नर जनरल बन गया। फिर अपन ने 1830 इसी में जैसे अपन देखेंगे तो वो इंडिया का जैसे बन जाएगा, फिर वो वायसरॉय बन जाएगा 1858 के एक्ट से। तो सबसे पहले गवर्नर में कुछ चेंज होएगा उसके टाइटल वगैरह में, गवर्नर या गवर्नर जनरल। फिर इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इसको मदद करने के लिए, उसमें कोई चेंज होगा, धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसके अंदर आने लगी। ये हायरार्की एक है। फिर इसके बाद ये तो कंपनी का टॉप ब्रास था, है ना, टॉप ब्रास, मतलब आज भी जैसे वो कंपनी देखते हैं तो जैसे सीईओ वगैरह सब जैसे रिलायंस है वो टॉप ब्रास हो गया। फिर उस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं छोटे भैया, ठीक है, वो सिविल सर्वेंट जैसे होते हैं, तो ये सिविल सर्विस की बात होगी ऐसा। तो ये हायरार्की है। तो आप कहीं भी कुछ किसी भी एक्ट में जैसे देखो तो ये हायरार्की देखो आप, क्योंकि अगर ये हायरार्की ध्यान नहीं रहेगी ना तो फिर आप जंबल्ड लिखोगे। जंबल्ड कैसे, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख जाओगे, फिर आपको बीच में अरे यार वो गवर्नर जनरल तो लिखा ही नहीं मैंने, वो बेंटी को बन गया था पहला, फिर याद आएगा और वो होम गवर्नमेंट में भी कुछ चेंज हुआ था, वो सब गचड़ बचड़ हो गया। तो पहली बार टाइम का तो टाइम लग गया, कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और फिर जो नंबर आने चाहिए थे वो आप तो सोचो मैं लिख के आया था, पता चला कि 8 माइक्रो थे, 8 पॉइंट्स, उसमें 3 लिख के आया, तो 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब देख लो कितने नंबर आएंगे, 2 या 2.5 नंबर आएंगे, और अपन सोचे कि नहीं यार कम से कम आधे तो देगा ही, लो ले लो आधे, ठीक है ना। तो ये इसमें अपन, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर सिविलियंस आ जाते हैं, मतलब आम जन से संबंधित कोई जैसे बात की गई, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, बोर्ड्स वगैरह हैं, अपने जैसे इसमें देखें दास प्रथा का अंत है, ठीक है ना। तो ये हायरार्की अपन को हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इससे क्या साइंटिफिकनेस आएगी पढ़ने में, लिखने में, रिवीजन करने में, हर तरह से। अब देखो सबसे पहले कंपनी का कार्यकाल का विस्तार। अब देखो ये कार्यकाल का विस्तार क्या है, कार्यकाल का विस्तार वो COD और BOC आ गए, आए कि नहीं, वो टॉप ब्रास था कंपनी का, तो उसको 20 साल का विस्तार दिया गया आगामी 20 वर्ष के लिए। तो आप ये देखो कि 20 वर्ष कब से चले आ रहे हैं, रिवीजन करो। तो मैंने बताया 1793, फिर 1813 के चार्टर, तब से 93 में बोला गया 20 साल के लिए बढ़ेगा, फिर 13 के अंदर बोला गया कि 20 साल के लिए बढ़ेगा, फिर 33 के अंदर बोला गया कि 20 साल के लिए बढ़ेगा। लेकिन इसमें इस बार एक नई चीज़ जोड़ दी भाई। देखो 13 वाले के अंदर तो ये बोला गया था कि जो कंपनी का जितना भी साम्राज्य है वो ब्रिटेन का साम्राज्य हो जाएगा आज से, ठीक है ना, कि मतलब ब्रिटेन सॉवरेन है उस एरिया के अंदर, समझ गए साहब। 33 के अंदर उन्होंने एक नई चीज़ जोड़ दी, क्या लिख दिया इसके अंदर, उसे ब्रिटिश सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों, मतलब ब्रिटिश सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को प्रन्यास, मतलब प्रन्यास ट्रस्ट के रूप में आपने नियंत्रण में रखने और न्याय है ना, ये न्याय है, न्याय और श्रेष्ठ प्रशासन रखने, नहीं तथा न्याय नहीं, तथा सही करो, तथा प्रशासन करने की अनुमति दी गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ चीज़ जो नई आई ना वो थी ये प्रन्यास ट्रस्ट के रूप में। ट्रस्ट के रूप में क्या है कि कोई भी चीज़ जैसे मैंने आपको सौंप दी कि चलो ठीक है यार कि वो बिल्डिंग में अच्छी नहीं चला पा रहा तो उसको तुम ले लो एक ट्रस्ट मोड में उसको चलाओ, ठीक है ना। ट्रस्ट मोड का मतलब क्या है, मैं तुमसे कोई ऐसे पैसे वैसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, बस तुम वहाँ आराम से चलाओ, कि जब तक तुम वेल कंडक्ट तुम्हारा रहेगा, कोई शिकायत नहीं होगी, तब तक तुम उसके ओनर बने रहो। और दूसरी चीज़, जब मेरा मन करेगा तब मैं वापस आपसे वो ले लूँगा बगैर कोई कारण बताए, ये ट्रस्टीशिप होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ये थी। पहले अपन ने 13 में कंपनी का साम्राज्य बता दिया, ब्रिटेन क्राउन ने बोला कि जो कंपनी का साम्राज्य वो आज से हमारा है। आप ब्रिटिश क्राउन क्या बोल रहा है कि जब तक मैं चाहूँ, अभी तक तो जब तक नहीं बोला, बस अभी तक क्या है ये कि तुम ट्रस्ट के रूप में संभालो मेरे साम्राज्य को। अब वो चीज़ें इम्प्लाइड थी, गर्भित थी कि जब तक मैं चाहूँ वो अगले एक्ट में खुल के आएगी 53 के अंदर। अभी तो ये था कि 20 साल तो तुम संभालो ट्रस्ट के रूप में, समझ गए। तो ये यहाँ लिखा हुआ 20 साल के लिए बढ़ाएगा और ट्रस्ट के रूप में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया सिर्फ 20 जानती है, समझ रहे हो। तो 20 के पीछे शब्द क्या थे वो पढ़ो। मैं तुमको कोई चीज़ दे रहा हूँ 20 साल के लिए, लेकिन उसको संभाल के रखना ट्रस्ट के रूप में, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये तुम्हारा ही है। ये लाइन ये कहती थी, तुम्हें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि तुम परमानेंट है तो ये चीज़ तुम्हारे पास, कहीं 20 साल का मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं है, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये 20 का करके अपन देख रहे हैं 93 से 83, 1813 और फिर 33। फिर दूसरा क्या, दूसरा पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा बिंदु क्या
कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति। अब ये वर्ड आ रहा है समाप्ति, ना तो ये वर्ड लिखा हुआ है कमी, कमी नहीं लिखा हुआ है, ना या कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है एकाधिकार। कहीं लिखा है क्या? देखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों या कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। अगर एकाधिकार वर्ड आ जाता है तो वो एक आ गया, एकाधिकार, एक मोनोपोली, तो इस एक से आंसर बन जाता है 1813 का चार्टर, है ना। वही मैंने कहानी सुनाई थी, चाय की थड़ी, चाय, अफीम, अफीम मतलब वही तंबाकू, ठीक, वो सारा। तो वो एकाधिकार की समाप्ति हुई 13 से। अब यह समाप्त हो गए, बिल्कुल समाप्त होते हैं 33 के चार्टर से। कंपनी के भारतीय चाय, मतलब भारत के साथ चाय में व्यापार, ये लिखा हुआ भारतीय चाय, तथा चीन के साथ अफीम में व्यापार, तो ये चाय और अफीम है, ठीक है, कि एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात 1813 में आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण कर दिया गया। तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, 13 में जो चालू हुआ पूर्ण किस में हुआ? 33 में हुआ। एकाधिकार समाप्त किया 13 में, व्यापारिक अधिकार खत्म किए 33 में। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने के। राजनीतिक कार्य का मतलब क्या? देखो भैया, वो है ना, वो एक ट्रक रवाना होगा कलकत्ता के मैदान से जिसमें रुई भरी हुई है और वो कलकत्ता बंदरगाह तक आएगा, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता बंदरगाह तक। ध्यान रहे कि उसमें कोई लूट नहीं हो जाए और वो जहाज पे सकुशल लोड हो जाए। तो ये राजनीतिक कार्य करने। राजनीतिक मतलब यहाँ इसमें सैनिक और असैनिक, सैनिक तो अपन जानते हैं मिलिट्री, और असैनिक मतलब सिविल काम। ध्यान रहे कलकत्ता में कोई दंगा नहीं होना चाहिए, है ना। अब तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि ये रुई के पैसे कितने हैं, भैया रुई के पैसे दो, नहीं, तुमको उस ट्रक पे नज़र रखनी है, वैसे वो सकुशल जाए, कोई दंगा नहीं हो, शांति बनी रहे, झगड़े नहीं होने चाहिए मंदिर मस्जिद की कहीं भी, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी है उसका मर्डर नहीं होना चाहिए, उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। ये थे सारे राजनीतिक कार्य, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या था? पहले अच्छा ये सामान कितने का, इस रुई के कितने पैसे हैं, अच्छा ये लो, मैं तुमको सोने का सिक्का दे रहा हूँ, सुबह ले मेरे को रुई दे दो। अब उस रुई को ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी, खत्म हो व्यापारिक अधिकार। चाहे हम खरीदते थे पहले, बेचते थे, नहीं अब तुम नहीं खरीदोगे, ब्रिटिश सरकार खरीदेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये व्यापारिक अधिकार तो खत्म कर दिए, तो यार ये तो थी व्यापारिक कंपनी। अब देखो बिल्कुल करेक्टर चेंज हो गया ना। तो किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक अधिकार खत्म करके वो राजनीतिक सत्ता बना दी गई? 33 का चार्टर। एक तो क्वेश्चन ये आता है इसमें व्यापारिक अधिकार की बात करते हैं तो वो 33 पकड़ में आ जाता है उसका आंसर, लेकिन उसने कोई नहीं आने दिया, बस सीधा सीधा यूँ लिखा, पहले चाय अफीम खत्म किया, फिर धीरे धीरे सारे पूरे कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है ना। और फिर उसको एक राजनीतिक सत्ता बना दिया गया। तो ये बताओ कि राजनीतिक सत्ता कब बनाया गया है, किस एक्ट की बात हो रही है इस कथन में? तो 33 का। तो इसलिए देखो, आप यूँ देखोगे ना, हर लाइन में मैंने 2 लाइन लिखी हर के अंदर। एक लाइन 20 थी, फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो दूसरी थी। यहाँ एक ये पढ़ते हैं पर इसका इम्प्लीकेशन क्या था दूसरा ये पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे वो क्वेश्चन आएगा ना, मैं बताऊंगा आपको कि मर तो बहुत पहले ही चुकी थी, लेकिन किसी न किसी रूप में उसकी खाल को जिंदा रखा गया था। ये है उसकी खाल, मर तो यही गई। यार मेरा काम व्यापारिक था, तुमने मार तो मेरे को वहीं दिया, मैं तो बना ही व्यापार के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इसलिए। तो मर तो मैं पहले ही गया 33 में, खाल जिंदा रखोगे तुम किसी न किसी रूप में 1858 के तहत। फिर वो जो क्वेश्चन आया ना, एक तो मर गया था पहले ही, खाल जिंदा रखा, दूसरा कि एक औपचारिकता मात्र था ये 1858 से अपनी सत्ता अपने हाथ में लेना, तुम जो चाहते थे वो तो तुम पहले ही कर चुके थे या धीरे धीरे कर रहे थे, वो आंसर है ही। तो उसमें हर एक्ट का इनपुट आता है, 13 में क्या हुआ, 33 में क्या हुआ, फिर 53 में क्या होएगा, फिर फाइनल आप 58 में क्लाइमैक्स लाओगे, 1857 के विद्रोह के कारण वो आंसर ही ऐसे तैयार हो रहा है धीरे धीरे। फिर आगे क्या है? तो ये इसका माइक्रो क्या था, व्यापारिक के समय चाहे अफीम को भी खत्म कर दिया, व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया, राजनीतिक कार्य करोगे। राजनीतिक में एक तो मिलिट्री और एक सिविल, समझ रहे हो। कई जगह आपको आएंगे सैनिक है सैनिक, तो आप उसमें कंफ्यूज करो, आपने राजनीतिक कार्य के लिए बोला था, अरे पागल, व्यापारी के अलावा, व्यापारिक कार्यों के अलावा जितने भी काम हो सारे राजनीतिक हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, यूँ ध्यान रखो। कहीं आप बोलोगे सर वो तो फिर मिलिट्री आप बोल रहे थे और आपने तो सिर्फ राजनीतिक लिखाए थे, तो मिलिट्री कहाँ से आ गए, ये ध्यान रखना। अब चूंकि व्यापारिक अधिकार तुमने खत्म कर दिए, मेरे राजनीतिक सत्ता बना दिया, तो यार इससे पहले मैं व्यापार कर रहा था तो मेरे पे कुछ लोन थे, हैं, मेरे कुछ शेयर होल्डर्स थे, उनको मैं लाभांश देता था, कुछ मेरे पास मेरी रिजर्व पूंजी थी जिससे मेरी गुडविल बनी रहती थी, उन सब का क्या होगा, तुम टेंशन मत करो, उसकी भी हमने ब्रिटिश सरकार गारंटी ले ली। कंपनी की देनदारियाँ, लोन थे ना, आज जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपने किसी को पैसे दिए हुए होंगे, डेब्ट्स, आपने किसी से पैसे लिए होंगे, क्रेडिट लिया, क्रेडिटर्स,
है कि नहीं? तो लेन देन करना है, शेयर होल्डर्स है मेरे पास, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा? तो सबकी चिंता करी कि भारत को कंपनी के ऋणों का भुगतान करना था। भारत का मतलब ये जो भारतीय प्रशासन जैसे चलेगा, राजनीतिक कार्य करोगे ना आप, ये चुकाएगा कंपनी के ऋण जितने भी थे। और भागीदारों शेयर होल्डर्स को 10.5 है ना, 10.50 मतलब 5% वार्षिक लाभांश देना होगा, है ना। देखो ये इसको 0.50 मतलब अपन 10.50 बोलेंगे, अगर 5 बोलना होता तो ये यूँ लिखा रहता 10.5, ठीक है। तो 10.50% वार्षिक लाभांश देना होगा। लाभांश ये शेयर होल्डर्स हैं। देखो एक थोड़ी सी चीज़, वैसे तो आप 2 शब्दों में अपने बताइए, आगे और खुल जाएगी 1858 के एक्ट में। एक मैंने आपको बताया था, एक मैंने बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताया था फिट्स में, एक बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया था। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इसको अपॉइंट कौन करता था? इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहली बार बने थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। समझ गए इतनी चीज़? तो जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में कौन थे? तो शेयर होल्डर्स होते ना, शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका एक सम्मिलित रूप था या इनका ऑर्गेनाइजेशन था या इनका जो ग्रुप था वो बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर होता कौन है? आज जैसे अपन जैसे देखें कोई भी कंपनी देखो, उसमें जैसे बोलते हैं प्रोपराइटर, तो अगर इंडिविजुअल कंपनी है तो जैसे मान लो मेरी छोटी कंपनी है तो मैं खुद प्रोपराइटर हो गया। कोई बड़ी कंपनी है जैसे मान लो रिलायंस है ये, तो उसका जो प्रोपराइटर होता है कौन? वो शेयर होल्डर्स होता है जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है। तो ये थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ये डिसाइड करते थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन कौन निदेशक मंडल बनेगा, समझ गए। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल को, है ना। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, और फिर ये अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल को, समझ गए यूँ। फिर गवर्नर जनरल अभी डबल रूप हो जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति भी उत्तरदायित्व रहता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति भी ये जिम्मेदार होता था। आप समझने का मतलब ये, इसको क्राउन नहीं अपॉइंट करता था भाई। क्राउन नहीं अपॉइंट करता तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारे पास पहले से तुम्हारा बंदा वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए, है ना। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन। समझ गए यहाँ तक? तो अभी समझ में आया ना ये कि भाई हमने किसी के पैसे लिए हुए हैं यार, उसको लाभांश देना है, टेंशन मत करो, भारत सरकार चुकाएगी उसको। दूसरा, इस बात की भी व्यवस्था की गई राशि 12 लाख पाउंड का संचयन किया जाए ताकि भविष्य में किसी दुगने मूल्य पर कंपनी के अंश पूंजी अथवा स्टॉक को खरीदा जा सके। भाई आज जैसे कंपनी चल रही है, काम कर रही है, तो उसकी गुडविल किससे है? उसकी गुडविल उसके व्यापार से ही है कि उसके शेयर्स मार्केट में अच्छे बिक रहे हैं, है ना। उसके पास किसी भी तरह की देनदारी नहीं है और बहुत अच्छा उसका भारत में व्यापार चल रहा है। जैसे ही ये एक्ट अब दुनिया पढ़ेगी तो वो तो जानेगी इस टाइम तो खत्म, तो उसको तो शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, फिर हमारी वर्थ का क्या होगा? तो तुम टेंशन मत करो यार, हमने पैसा रिजर्व रखा है ब्रिटिश संसद नहीं, और तुम्हारे शेयर गिरेंगे तो गिरेंगे कभी, उनका वैल्यू गिरेगी शेयर्स की। आज शेयर तुम्हारा माना 100 रुपये का है, कल को वो शेयर 10 रुपये का हो जाएगा, तो सर हमारे शेयर को कौन खरीदेगा? तो पार्लियामेंट ने बोला हम खरीदेंगे, हम पैसे संचय कर रहे हैं। देखो भविष्य में किसी समय दुगने मूल्य पर, कि जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस होगा उससे भी 10 रुपये का हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा डबल में हम तुमसे खरीदेंगे। तो किसी को ये नहीं हो कि तुम्हारे शेयर खरीदने वाला कोई नहीं है, हाँ। किसी को ये नहीं लगे कि कंपनी के लोन कौन चुकाएगा, हम चुकाएंगे। मान लो आप फ्रांस के व्यापारी थे, आपने इसने कंपनी को दे रखे पैसे, आप तो शू कर दोगे ना गवर्नमेंट को कि ये मेरे पैसे कौन चुकाएगा, इसने कंपनी को, तुमने इसका वजूद खत्म कर दिया, भाई मैं चुकाऊंगा पैसे, एक्ट में लिखा हुआ बाकायदा। तो तीनों चीज़ों की अपने गारंटी दे दी, ऋण की दे दी, लाभांश की दे दी, और जो उसकी अंश पूंजी थी शेयर्स, स्टॉक का मतलब वही होता है शेयर हो। यहाँ पे स्टॉक से मतलब वो नहीं है कि 20 गोदाम में 20 शेयर रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो व्यापारिक चरित्र खत्म करने से जो भी लायबिलिटी उत्पन्न हुई वो सारी कंपनी की लायबिलिटी किसने अपने सिर ले ली? क्राउन ने। और क्राउन ने बोला भारतीय खर्चे से, भारत का मतलब भारतीय खर्चे से, भारत से जैसे हमें रेवेन्यू हो रही है तो उससे इन खर्चों को मीट आउट करेंगे अपन, देनदार लोन्स को, उसकी जो डिविडेंड था वो, और उसके स्टॉक या शेयर्स की जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो भविष्य में गिरती है। तो 12 लाख पाउंड, ठीक है ना, ये 12 लाख पाउंड आप याद करो, अपन 13 के चार्टर के अंदर था 1 लाख रुपए वार्षिक, और ये कितने? 12 लाख। समझ गए? ये चीज हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें देखो क्या था? ऋण लाभ भारतीय खर्चे से 12 लाख अपन ने खरीदे, रिजर्व रखे, जिससे कि कल को स्टॉक प्राइस गिरे तो उसको हम दें। 12 लाख पाउंड है ना, पाउंड।
पाउंड स्टर्लिंग, यूएसए लिखते हैं इसको अपन, पाउंड स्टर्लिंग ये मतलब करेंसी ब्रिटेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायरेक्टरों के संरक्षण में कमी। अब याद करो मैंने सीक्वेंस बताया था, पहले अपन टॉप ब्रास की बात करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आ गए, कंपनी का सारा जो सिस्टम था वो आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स के संरक्षण में कमी, मतलब सिविल सर्वेंट्स की। पहले क्या होता था, सिविल सर्वेंट्स को सारा यही चुनते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कौन कौन कंपनी के नुमाइंदा होंगे, जैसे ना गवर्नर और फिर सारे वही चुना करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसमें कमी कर दी, कमी करके देखो क्या बोला, इस अधिनियम से कंपनी के डायरेक्टर्स के संरक्षण पैटर्नों को खत्म कर दिया गया। इस बात की व्यवस्था की गई कि लोग कंपनी के रिक्त स्थानों से दुगनी संख्या में, भाई जैसे मान लो 8 पोस्ट खाली हुई हैं तो 16 जने तुम ट्रेनिंग करने के लिए हैलीबरी कॉलेज लंदन में भेजोगे। ठीक है ना, ये हैलीबरी, ये कई बार पूछा गया है कि हैलीबरी कॉलेज क्या था, तो था कहाँ, ये लंदन में था। ये होता क्या था, ये सिविल सर्विसेज की यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। तो देखो अभी नो डाउट पहले अपन ने बात करी थी कि हाँ भाई मेरिट के हिसाब से अपन करेंगे। यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये दुगनी वाली बात है, बस डबल 33 पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ये डबल की बात कर रहे हैं अपन, ये डबल, ठीक है डबल। अब ये डबल पढ़ रहे हैं, डबल से बन देखो ये डबल हो रहा है, ये 3 3 2 बार लिख दिया अपन नहीं, तो ये दोगुनी, ये दोगुनी डबल कि जितनी भी रिक्तियाँ उसे डबल आपको भेजोगे। तो इससे डबल से क्या होगा, डबल से ये होगा कि क्राउन के पास थोड़ा सा ये से रहेगा कि चलो यार ये तो कंपनी का बंदा है, ये कंपनी का बंदा नहीं है, इसको अपन भेजते हैं वहाँ पे। अगर उतने ही भेजते हैं आप तो इसका मतलब तो ये वो सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की हैं और वो निकी चलेगी इनके जाने के बाद भी। तो इसलिए डबल मंगाए वहाँ पे, जिससे कि एक सिलेक्शन की गुंजाइश बने ब्रिटिश प्रशासन को कि किसको सिविल सर्वेंट नियुक्त किया जाए। भाई ट्रेन तो हमने सबको कर दिया ना, 8 पोस्ट थी, 16 को हमने ट्रेन कर दिया, भेजने 8 ही हैं, तो क्राउन एक सिलेक्शन बना सके। इसलिए आप जैसे धीरे धीरे देख तो फाइनल सिलेक्शन होना है अपने सिर्फ 500 जनों का, तो चलो इंटरव्यू लेंगे अपन 4 गुना 2000 का, ठीक है। मेंस के अंदर अपन पास करेंगे 10 गुना 5000, ऐसे मेंस के लिए। तो ये वही था, ये जैसे फिल्टर होते जाए यूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो दुगनी, तो दुगनी देखो 33 का चार्टर, ये दुगनी आ रहा है डबल, ये दुगनी। अब इसमें दूसरी चीज़ देखो, इसमें कहीं भी बात नहीं लिखी हुई है मेरिट बेस, इसमें कहीं भी बात नहीं लिखी हुई है ओपन एग्जाम की, ओपन एग्जाम 53 के अंदर आएगा। यहाँ पे सिर्फ बात लिखी हुई है डबल की, तो डबल कैसे याद रहेगा, 33 का डबल, 3 का डबल 33, समझ गए। क्योंकि देखो क्या ये सिविल सर्विस में ना एक क्वेश्चन आएगा, ग्रोथ ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, उसमें आप सब लिखोगे। सबसे पहले मेरिट की बात की गई, फिर जब कंपनी का संरक्षण खत्म हुआ तो वो दुगनी की बात की गई, उसके बाद रिटर्न एग्जाम की बात की गई 53 के अंदर। उसके तहत अपन जैसे देखेंगे कि 53 में शुरुआत हुई, 63 में पहले इंडियन आएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे, पहले सेंटर हुआ करता था इलाहाबाद, वो सॉरी लंदन, फिर सेंटर हुआ इलाहाबाद। फिर अपन बात करेंगे मिनिमम एज की, तो धीरे धीरे कम हुई। फिर उसके बाद ली कमीशन आएगा और फिर यूपीएससी आएगी 1935 के अधिनियम में। तो ये सारा डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया है, तो ये उसकी फाउंडेशन है उसका आंसर की। ऐसे मतलब उसका आंसर आप सोचो यूपीएससी से चालू होता है, नहीं यूपीएससी तो खत्म है उस चीज़ का आंसर का, ठीक है। तो इस बात की व्यवस्था की कि कंपनी के रिक्त स्थानों से दुगने के लोगों को कहाँ भेजा जाएगा, हैलीबरी। तो देखो ये हैलीबरी कॉलेज क्या था, तो था कहाँ, ये लंदन में था, ठीक है। होता क्या था, सिविल सर्विस की तैयारी, मतलब सिविल सर्विसेज के जो बंदे होते थे उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती थी, ठीक है। और इसमें आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ये है ना 1806 से लेके 1858 तक ये कॉलेज अस्तित्व में था, ये लिख लो 1806 से 1858। जैसे आता है कई बार 20 शब्दों में हैलीबरी कॉलेज, ठीक है। तो लंदन के अंदर था, 1806 में स्थापना हुई, 1858 तक इसने काम किया है, और कंपनी से संबंधित जो सिविल सेवक थे उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, समझ गए। ये हैलीबरी कॉलेज लंदन में आया है, यूपीएससी प्री में भी आया है, मेन में भी आया, आरएस मेन में आया, ठीक है। और सर्वोत्तम लोगों को नियुक्ति दिया। अब देखो सर्वोत्तम चुन लिए ना, 16 में सर्वोत्तम कौन है। फिर क्या है, नियंत्रण बोर्ड के सभी प्रमुख मंत्रियों को सम्मिलित कर लिया, मतलब नियंत्रण बोर्ड में सभी प्रमुख मंत्रियों को। देखो क्या था, नियंत्रण पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण बोर्ड, इसमें कितने थे अपन ने पिट्स में पढ़े, 6, ठीक है। तो केवल 6 ही थे। अब इसके बाद जितने भी क्राउन में इंपॉर्टेंट मंत्री थे उन सबको इसके अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि कंपनी तो गई ना, अब तो हम जो चाहें उसको रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो ब्रिटिश कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे प्रोमिनेंट, उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया। परंतु वास्तविक शक्ति एक छोटे से दल के पास थी, जिसको अध्यक्ष भारत मंत्री कहा जाता था, जो इसका हेड होता था वो। तो सभी मंत्री आगे, लेकिन शक्ति एक के अंदर।
सबसे प्रमुख भूमिका निभाता था। ये डायरेक्टर्स के संरक्षण में कमी हो गई। ठीक है, डायरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, एक तो था अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डायरेक्टर्स का तो पैटर्नोज कम हो गया, डबल अपन भेज रहे सिविल सर्विसेज के रूप में, और कंपनी को तो खत्म ही कर दिया आपने व्यापारिक अधिकार, है ना। व्यापारिक अधिकार खत्म हुए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है, समझ के रखो आप। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संरक्षण में कमी कर दी अपन ने। पहले तुम्हारी चलती थी सिविल सेवक में, अब हमने कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले 6 थे, अब हमने सारे प्रमुख ब्रिटिश मंत्री थे उनको भर दिया कैबिनेट के। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रशासनिक केंद्रीयकरण, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। तो अब देखो जैसे ही ये बात आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बात है भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की सर्वोच्च सत्ता कौन था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो उससे संबंधित बातें आएंगी, गवर्नर जनरल उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। क्या इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया अपन ने, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखो अपन हायरार्की में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ ली है, जो मेन उसका टॉप ब्रांच था, उसके बाद अपन इंडियन प्रशासन में आ गए। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया। ये फर्स्ट कौन था, विलियम बेंटिक था। 1834 से 35 का कार्यकाल है, 2 साल। तो 33 में देखो घोषणा हुई, 34 में सबसे पहला बन गया विलियम बेंटिक, जैसे वो वारेन हेस्टिंग था गवर्नर से गवर्नर जनरल। फिर क्या था, सह परिषद गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल सह परिषद, गवर्नर का मतलब मैंने बताया था एक दिन, ये बॉक्स बनाया था ऐसे, ये तो है ऊपर गवर्नर जनरल। ठीक है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तब जो एग्जीक्यूटिव के साथ जब ये बात करेगा तो उसको सह परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो धीरे धीरे आएगा अब आगे। तो सह परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्यों के नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन सौंपेगा। ये सैनिक असैनिक क्या आ गए, राजनीतिक कार्य, अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर बम्बई, मद्रास और बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। ठीक है ना, बंगाल तो था ही था, है ना, पहले भी था, लेकिन उसमें जितने भी प्रांतीय हिस्से थे बंगाल के, कितना बड़ा था मैंने आपको बताया, इधर पूरा आज अपना बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, बिहार, उन पे सब पे गवर्नर जनरल और 2 प्रेसिडेंसी और अपने बम्बई और मद्रास सारे उसके अंडर में आए और उसका अधिकार दिया गया। संक्षेप में प्रशासन और वित्त के सभी शक्तियां सह परिषद गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 53 के चार्टर से चालू हुई है। ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। माइक्रो में प्रशासन, बंगाल का गवर्नर जनरल, बीजीजी आईजीजी बन गया इंडिया का, सैनिक असैनिक, सिविल प्लस मिलिट्री, राजनीतिक, इन दोनों को अपन बोलेंगे राजनीतिक पॉलिटिकल पावर्स। गवर्नर जनरल को बंगाल, बॉम्बे, मद्रास के ऊपर दिया गया। किसी भी प्रकार का कर जो है गवर्नर जनरल लगा सकता था, उसी परमिशन लगता था। तो संक्षेप में प्रशासन और वित्त संबंधी सभी अधिकार गवर्नर जनरल के पास आ गए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन हो गया। गवर्नर, भारत, बंगाल का गवर्नर जनरल आज भारत का गवर्नर जनरल बन गया, इंडिया का। ठीक है, तो जैसे इसके नाम में वृद्धि हुई वैसे काम में वृद्धि हुई। तो देखो ये था बंगाल से जब आप इंडिया उठाओगे, इंडिया के रूप में लाओ, तो सीधी सी बात है, इसको कंट्रोल तो देना पड़ेगा ना यार सभी का। उस समय तत्कालीन इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसियाँ थी इंपॉर्टेंट, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों पे आपको दे दिया, तभी तो आप बनोगे। पता चला नाम नैनसुख और अंधा, ऐसा नहीं है। आज अब तुम्हारी तूती बोलेगी बंगाल और मद्रास, बम्बई और मद्रास पे बोल रही है ना, अब पूरे बंगाल पे कर लगाओगे। फिर दूसरा अपन जैसे देखते हैं कानूनी केंद्रीयकरण, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। ऊपर था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या किया, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण किया गया। क्या था, 1833 से पूर्व 5 प्रकार के कानून होते थे पूरे भारत में, 5 प्रकार के कानून, और उसमें पूरे भारत से मतलब था जैसे मेन पे 3 प्रेसिडेंसियाँ, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इनमें अलग अलग तरह के कानून, 5 कानून मोटे तौर पर चलते थे। फौजदारी के रूप में बात कर रहे हैं अपन, फौजदारी। और कई बार एक दूसरे के विरोधी होते थे और उनकी भाषा भी स्पष्ट नहीं होती थी और अव्यवस्था फैलाते थे। 5 विरोधी, भाषा स्पष्ट और अव्यवस्था वो फैलाते थे। अब देखो उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चारित एक्ट, है ना, यहाँ कोमा लगाओ, कोमा, सह परिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए जिन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, तथा विभिन्न प्रेसिडेंसीज के गवर्नर द्वारा बनाए गए कानून व उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई आज्ञाएं, मतलब डिग्री, समस्त भारत में प्रचलित थी। तो जिसको अपन कानून बोलते हैं उसके कितने रूप थे पहले तो यही जानो। ठीक है, तो देखो यहाँ आ रहा है ना 5 प्रकार के, तो देखो 5 प्रकार के में जैसे कौन कौन से आ गए जो इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि ब्रिटिश संसद जो क्या बनाती थी, जो एक्ट जैसे इसने बनाए, चार्टर एक्ट जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं 1333 का चार्टर। दूसरा ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल, जो इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया, ये बनाता था, इसको अपन रेगुलेशन बोलते थे। आ गया तीसरा, जैसे अपन ने ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये से पहला तो आगे चार्टर 6% गवर्नर जनरल रेगुलेशन। तीसरा विभिन्न प्रेसिडेंसीज के जो बनाते थे, भाई बॉम्बे,
बॉम्बे और मद्रास के भी तो गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल गवर्नर और यहाँ के, तो वो भी बनाते थे, ठीक है। उनको भी जैसे मिनी रेगुलेशंस या रूल्स के रूप में बोल देते थे तो कानूनी, ठीक है। चौथा अपन ने बोला जैसे सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियाँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियाँ, और इसके बाद थे ट्रेडिशंस 5वें नंबर पे। तो सुप्रीम कोर्ट भी डिक्रियाँ पारित करता था, समय समय पे आ गए हैं उसकी, उनको भी मानना ही पड़ता था, कानून समान ही होते हैं, आज भी अपन पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसमें यही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के थे। अब कई बार इनमें विरोधाभास उत्पन्न होता था, तो इसके लिए ज़रूरी था कि एक ही कानून चले, ठीक। तो 5 प्रकार के कानून ये आए, ये 5, ये उदाहरण ये 5 के। अब देखो, अब ये 5 जब अलग अलग थे ना, तो इनसे क्या कन्फ्यूजन, 5 तो ये आ गए, अब इनसे कन्फ्यूजन क्या होता था। 1833 से पूर्व की कानूनी व्यवस्था की एक झलक कानूनी आयोग लॉ कमीशन द्वारा दिए गए इस कथन से स्पष्ट है। तो देखो, ये लॉ कमीशन जैसे आया, तो पहले तो मुझे बताओ ये किस चार्टर से ये स्थापित किया गया था लॉ कमीशन। 1813 जहाँ लॉ मेंबर आया मैकॉले, वहाँ लॉ कमीशन भी बना, अपन ने जैसे देखा था। तो लॉ कमीशन द्वारा गया इस कथन से स्पष्ट है कि बंगाल में जालसाजी का दंड झूठ बोलने प्रीजुडिस से दुगना था। तो बंगाल में जालसाजी का दंड झूठ बोलने से, अब आप दंड झूठ बोलने से मतलब आप ज़्यादा जो वरीयता दे रहे हो ना, वो किसको दे रहे हो, इस जालसाजी को। दो तरह की क्राइम है, एक तो जालसाजी का मतलब है 420, दिखाया कुछ दिया कुछ, दिखाई ये कॉटन दी और दे वो गंदी वाली कॉटन दी सस्ती, और झूठ बोलना कि वो ठीक है मैं कल सौदा पूरा कर दूंगा। तो जालसाजी का जो दंड था ना, वो डबल था। ये क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर एक ट्रेडिंग सेंटर था, हर एक जो चीज़ थी उसकी कीमत थी और वो बड़े दामों पे इंग्लैंड में बिकती थी, यूरोपीय मार्केट में। तो 420 नहीं चलेगी। झूठ बोल दो ठीक है, आज नहीं कल दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जालसाजी 420 नहीं होनी चाहिए, दिखा के कुछ का कुछ दे दो, इसलिए, ठीक है। दूसरा, बम्बई में झूठ बोलने का दंड मद्रास में निश्चित दंड से दुगना था, क्योंकि बम्बई अपना आप में पोर्ट सिटी था। जहाज में कल माल लोड कर दूंगा, किया नहीं, परसों किया तो नुकसान ज़्यादा हुआ ना। मद्रास पोर्ट था लेकिन इतना फेमस पोर्ट नहीं था जितना मुंबई था, इसलिए ये सारी चीज़ें थी, समझ गए, ये चीज़ है। तो 5 वालों से 5 प्रकार कानून से किस तरह का कन्फ्यूजन हुआ ये देख लो आप। इसका परिणाम यह था कि फौजदारी कानून पूर्णतः अव्यवस्था तथा गड़बड़ी थी। यह आवश्यक था कि सारे देश के लिए एक ही दंड संहिता हो, झूठ बोलने जालसाजी की बरोबर, झूठ बोलने की बरोबर हर जगह, यानी दुगनी हो। इसलिए यह भी आवश्यक था, यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज आज भारत के भिन्न भिन्न भागों में आके बसने लगे थे, उनकी सिक्योरिटी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी था। अतएव इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि कानूनी केंद्रीकरण लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन किया जाए। क्यों किया जाए भाई? 5 तरह के थे, विरोधाभासी, अस्पष्ट और अव्यवस्था अराजकता फैलाते थे। 5 प्रकार के संसद एक्ट बनाती थी, गवर्नर जनरल रेगुलेशन, प्रेसिडेंसीज के गवर्नर रूल्स और सुप्रीम कोर्ट डिग्रियाँ आदेश जारी करता था, और फिर कुछ ट्रेडिशंस चले आ रहे थे 5 में। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में जो जालसाजी का जो सजा थी वो झूठ बोलने से दुगनी थी। बम्बई इक्वल टू मद्रास, मतलब बम्बई में झूठ बोलने का दंड मद्रास से डबल था। इसलिए फौजदारी कानून में एक नहीं था, एक दंड संहिता की जरूरत थी। ज़्यादा जरूरी इसलिए भी था, कई सारे अंग्रेज भारत में आके, बोल रहा मैं एक तो सारा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं एलसी लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन किया गया, कानूनी केंद्रीकरण किया गया। अब देखो क्या है, कानूनी केंद्रीकरण के तहत होगा क्या? केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ एक जगह से कंट्रोल होगी जो पहले अलग अलग से होगी, यही होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या कर दिया कि 6% गवर्नर जनरल, वही गवर्नर 6%, जैसे ये वर्ड बोलो ना आप 6% गवर्नर जनरल, तो दिमाग में क्या खुलना चाहिए? 6% गवर्नर जनरल, 6% विधान परिषद, है ना, तो वो भी आएगा विधान परिषद आगे 53 से चालू होगी, लेकिन कहानी अभी ये समझो आप, दिमाग में खुल जाना चाहिए 6% गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और जब यूँ बोलते हैं ना गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो ये इम्प्लाइड होता है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है। तो 6% गवर्नर जनरल सभी विषयों पर, और देखो वैसे अभी तक तो एक ही है, वो कार्यकारी परिषद ही चल रही है, अभी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आई ही नहीं, तो वैसे कन्फ्यूजन नहीं है 33 वाले में। सभी विषयों पर, हर तरह का विषय, सभी स्थानों के लिए, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, सभी लोगों के लिए, इंग्लिश, नॉन इंग्लिश, मर्चेंट, कोई भी वर्ग हो के लिए कानून बना सकता था, और उसके कानून सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई डिग्री पारित करेगा तो पहले वो देख लेगा कि उसने गवर्नर जनरल ने क्या कानून बनाया हुआ। आ गया सेंट्रलाइजेशन, सभी विषय, झूठ बोलना, जालसाजी, सभी विषय, सभी लोगों के लिए, मतलब सभी विषय सभी स्थानों के लिए, सब आगे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इसमें विषय जालसाजी आ गई जो तुमने अभी पढ़ा, झूठ बोलना आ गया, सब आ गया, और सभी लोगों
मतलब इंडियंस, इंग्लिश आके बस गए थे, सब चीज़ें बना दी। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। फिर वह कंपनी के उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी कानून बना सकता था कि जो कि अंग्रेजी प्रदेश अथवा कंपनी से संबंधित राज्यों के प्रदेशों में कार्य करते थे। सभी लोग आ गए ना भैया, इंडियंस भी आ गए, इंग्लिश भी आ गए। इंग्लिश चाहे तुम सिविलियन के रूप में रह रहे हो, चाहे तुम कंपनी का कोई कार्यकर्ता उसके रूप में रह रहे हो, तुम्हारे लिए भी कानून लागू है। ये देख लो, सैनिक अनुशासन संहिता तथा युद्ध नियमावली भी बना सकता था। पता चला अभी अपन को पंजाब सिंध जीतेंगे अपन 1843 के अंदर नेपियर, बंगाल जीतेंगे 48 पंजाब जीतेंगे 48 के अंदर, तो सैनिक अनुशासन, ठीक है, युद्ध नियमावली, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, और न्याय प्रशासन के लिए व्यवस्था कर सकता था। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसको कि अपन ने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल से भारत में आया तो मुझे पावर तो दो यार, मैं क्या कर सकूँ, दे दी ना। कुछ मामलों में उसके कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध भी थे। क्या भैया? जैसे जो ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाए चार्टर, आप उनमें कोई चेंज नहीं कर, भाई संसद से तुम नीचे हो ना यार, तो नीचे वालों के लिए बना लो। सिविल सर्विस तुम्हारे से नीचे बना लो ना, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे नीचे बना लो ना, क्या दिक्कत है? कंपनी के संविधान में कोई चेंज नहीं कर सकता, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कोई चेंज नहीं करोगे तुम, और चार्टर जो संसद ने बनाया उनमें चेंज नहीं कर सकते थे। क्राउन के विशेषाधिकार प्रोरेटिव, क्राउन ने जैसे बोल दिया, ये था क्राउन की जो लफ्ज़ हैं, कानून के जो क्राउन के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, वही कानून है। तो उसने मान लो कुछ भी बोल दिया, क्राउन ने विशेषाधिकार थे ना कि क्राउन ने जो बोल दिया वो कानून है, तो ये विशेषाधिकार है क्राउन का, तो उसको आप कम नहीं कर सकते। फिर संसद के बनाए गए कानून तथा उसके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये वो चार्टर एक्ट की लिखा हुआ है ये, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। इस प्रकार वह विद्रोह म्यूटनी अधिनियम को भी नहीं बदल सकता था, क्योंकि विद्रोह ब्रिटिश की जो नींव थी उसको हिलाते थे, तो विद्रोह अधिनियम। तो ये अभी क्यों बने हुए हैं आप बताओ, विद्रोह अधिनियम सर कौन सा क्या आ गया? तो जैसे आप पढ़ोगे ना कि जैसे अपन पढ़ते हैं प्लासी बक्सर के बाद धीरे धीरे से उड़ीसा वगैरह जैसे थे, तो इनके अंदर विद्रोह हुए हैं, है ना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल नोन अपन पढ़ेंगे, जैसे मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह जैसे अपन पढ़ते हैं, तो ये सब ये विद्रोह उस समय जुड़े हुए थे, ठीक है। तो देखो क्या तो कर सकता था, देखो यहाँ ऊपर ने पढ़ा था, देखो एक तो सैनिक अनुशासन और युद्ध नियमावली तो बना सकता था, लेकिन विद्रोह अधिनियम चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि विद्रोह से एक थ्रेट मिलती है आपको। सैनिक और युद्ध ये एक्सपेंशन के लिए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए, लेकिन विद्रोह का मतलब था कि जो विस्तार आपने किया ना वो लोगों को हजम नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जो कह दिया वो फाइनल है। हाँ, तुमको विस्तार करना है, उसके लिए सैनिक अनुशासन और युद्ध नियमावली तुम बना सकते हो, जैसे सिंध के अंदर बनाई थी उन्होंने, ठीक है। सिंध के नवाब से ऑलरेडी से संधि थी, लेकिन फिर भी अपन ने सिंध को हड़पा, क्यों वो सैनिक अनुशासन और युद्ध नियमावली के नाम के ऊपर, ऐसा समझ गए, ये चीज़ है। तो पावर दी गई सभी विषयों पर, सभी स्थानों और सभी लोगों पर, पावर नहीं दी गई। कंपनी के जो एक्ट बनाए संसद ने, चेंज नहीं करो, कंपनी के संविधान में चेंज नहीं करोगे, क्राउन के जो विशेषाधिकार उनमें चेंज नहीं कर सकते, विद्रोह अधिनियम में कोई चेंज नहीं करोगे, सैनिक अनुशासन और युद्ध नियमावली आप बना सकते हो, वॉर मैनुअल, समझ गए। अब ये था यहाँ पे, देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था, मतलब बना प्रतिबंध यहाँ से था, मतलब गवर्नमेंट भारत के लिए बना सकता था। अब इसमें एक लाइन रखी थी, यहाँ ये लिखी थी, देखो अब केवल 6% गवर्नर जनरल भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार हो गया था, और बम्बई तथा मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। ये बम्बई और ये क्या था, जैसे वहाँ पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो अन्य जो गवर्नर हुआ करते थे प्रेसिडेंसीज के, वो जो जिनको मैंने बताया रूल्स बनाते थे, अब वो नहीं चलेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल का चलेगा। फिर सभी विषयों स्थानों लोगों के लिए बना सकता था, न्याय प्रशासन संबंधी कानून बना सकता था। कंपनी के कार्यकर्ता थे उनके लिए कानून बनेगा। सैनिक अनुशासन युद्ध नियमावली वो बना सकता था। प्रतिबंध क्या थे, संविधान में चेंज नहीं कर सकता, कंपनी के चार्टर एक्ट चेंज नहीं कर सकता, तो संसद ने बनाए। और क्राउन के जो विशेषाधिकार थे उनको, ये क्रा मतलब क्राउन है, उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर विद्रोह के जो नियमावली बनी हुई थी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, विद्रोह एक्ट जो था उसको। सैनिक अनुशासन युद्ध नियमावली आप बना सकते हो, है ना। तो देखो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है क्राउन, तो खोलो क्या होएगा दिमाग में कि क्या है ये। तो ये था आपने क्या, कानूनी केंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार। परिषद का विस्तार कैसे भैया, पहले अपन ने अब क्या पढ़ लिया, गवर्नर जनरल पढ़ लिया, उसको कानूनी सेंट्रलाइजेशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कानूनी। अब पढ़ते हैं उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ, देखो
गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों को चौथे के रूप में सम्मिलित किया गया। मैं बार बार बताऊँ कैसे अपन करते हैं, 1833 अपन पढ़ते हैं, ठीक है, 1833। तो 33 के अंदर अपन जैसे देखते हैं 3 तो फोर्थ आ गया, ये फोर्थ। लॉ कमीशन इसी से आएगा, सॉरी वो भी ऊपर वो लॉ कमीशन एकाधिकार बोल गए थे, वहाँ नहीं था, सॉरी, वो क्रिश्चियन मिशनरी और इंग्लिश एजुकेशन था। लॉ कमीशन इसी में ही है, मतलब जो अभी लॉ कमीशन की नियुक्ति आई थी ना, अभी ऊपर मैंने 13 चार्टर बता दिया, 13 में नहीं, इसी में ही है। तो लॉ मेंबर आएगा सबसे पहले फोर्थ वाले के अंदर, फोर्थ, ठीक है। तो चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया किसको, कानूनी सदस्य को। यह चौथा सदस्य कानून बनाने के लिए अपनी व्यावसायिक मंत्रा प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए था। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, अभी अपने पढ़ा था कानूनी केंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। कानून बनाएगा गवर्नर जनरल, लेकिन उसको तो इतना प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए अपन ने क्या दे दिया उसको, लॉ मेंबर दे दिया। अब वो एडवाइस करेगा उसको, उसे केवल कानून बनाते समय परिषद में भाग लेने और मत देने का अधिकार था सिद्धांत रूप से। बाकी तो जैसे मैकॉले आया जो इस पद पे सबसे पहले नियुक्त होएगा, वो हमेशा से ही था इस पर। और ये मैकॉले अभी मैंने पढ़ा था, जब पढ़ा था लॉ कमीशन की रिपोर्ट मैकॉले, ठीक है। और यूटिलिटी डिवीजन में मैंने पढ़ा था मैकॉले और मिल का प्रभाव, ये मैकॉले वही है। तो मैकॉले कौन था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, पढ़ा था अभी मैंने। मिल तो बैंथम का शिष्य है, और मैकॉले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मैकॉले बोर्ड ऑफ कंट्रोल लॉ मेंबर के रूप में आ गया ना यहाँ, ठीक है। फिर विधि आयोग की नियुक्ति, ये वो था जो ऊपर गलत हो गया था, वो 13 मैंने गलत बताया, 1813 33 के चार्टर से। भारतीय कानून को संचित, संहिताबद्ध और सुधारने, पहले संचित लाओगे कौन कौन से, मनुस्मृति लाओ, याज्ञवल्क्य स्मृति लाओ, गीता लाओ, महाभारत लाओ, कौन क्या बोलता हम पढ़ेंगे। संहिताबद्ध कोडिफिकेशन करेंगे और उनको सुधारेंगे कि इनमें गलत क्या है, ठीक है। कि भावना से एक लॉ कमीशन नियुक्त, देखो ये बहुत बड़ी बात थी। 5 तरह के कानून थे, ब्रिटेन, गवर्नर जनरल, फिर जो प्रांत, चौथा सुप्रीम कोर्ट, और 5वां ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशंस थे। तो इनको तो कोडिफाई करो ना यार आप, तभी तो आप लॉ बना पाओगे कुछ भी। तो ये लॉ कमीशन नियुक्त किया गया, बहुत बड़ी चीज़ थी। तत्कालीन भारतीय कानून को संहिताबद्ध करना एक बहुत सकारात्मक पहल थी, क्योंकि देश में अनेक भिन्न भिन्न कानून, ये वो ट्रेडिशनल कानून में बताया 5वां क्या था, ट्रेडिशंस थे, तो ये इंडियन ट्रेडिशंस थे। वो झूठ बोलने की सजा मुगल दरबार देता 2 कोड़े। अरे 2 कोड़े कहाँ लिखा हुआ, किस कोडिफिकेशन में लिखा हुआ, किसी भारतीय संहिता में तो है ही नहीं, फिर खत्म। नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, ये नियुक्तियां क्या थी, ये वो सिविल सर्विस, पैट्रोनेज खत्म किया, डबल भेजोगे आप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं चलेगा, डबल भेजोगे हेलीबरी कॉलेज। तो यहाँ पे आई है कि नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति है क्या, एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा थी, धारा संख्या 87, ठीक है ना, ये 87 नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति। क्या एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा, इस धारा में कहा गया था किसी भी भारतीय, क्या लिखा हुआ है वर्ड, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशस्थ प्रजा। देखो क्राउन की देशस्थ प्रजा ऐसा ये क्या आ गया, 1833 का उसमें मैंने लिखा था कंपनी का समस्त प्रदेश वो आज ब्रिटिश संसद का प्रदेश है। तुम ट्रस्टी हो, 20 साल आया ना 1833 के चार्टर में, तो ट्रस्टी मतलब ये जो प्रजा है ये किसकी है, तुम्हारी नहीं है, तुम तो ट्रस्टी हो इस प्रजा के, क्राउन की प्रजा है, जो क्राउन ने तुमको 20 साल के लिए इसका भरण पोषण करने के लिए तुम्हें सौंपी है। ये क्राउन की देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशाक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन सेवा योग्य नहीं माना। किसी भी रिलीजन के हो, कहीं के भी तुम रहने वाले हो, और कोई भी तुम्हारा वंश हो या वर्ग, वंश वर्ग ये वर्ण व्यवस्था जो थी उससे था ही। तो सब में मतलब धर्म, वंश, जन्म स्थान, इसके वर्ग, इस आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो ये थी क्या, इसी को अपन बोलते हैं क्या, लिख लो यहाँ पे मेरिट बेस्ड। तो क्वेश्चन ये आएगा, अपन जब लिखेंगे ना मेरिट बेस्ड, तो ये मेरिट यहाँ से समझ गए, मेरिट बेस्ड। तो देखो इधर देखो ये मेरिट अपन यूँ लिखे मेरिट। अब समझ रहे हो, जैसे आपने कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के अंदर टॉपिक होता है उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें याद कराते हैं कि जैसे ये 13 और 33 याद कैसे होते हैं। तो जैसे अपन एम है ना, एम का कोड होता है 13, ठीक है। तो इसमें 3 लिखा जा रहा है, जैसे मैं 3 यूँ लिखा ना, मैंने यूँ लिखा, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो ये 3 ऐसे दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो ये 3 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 33 का चार्टर है, ये मेरिट बेस्ड, ये 3। ऐसे जब अपन डब्ल्यू लिखते हैं ना, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यूँ लिखा ना अपन ने, तो डब्ल्यू का जो कोड होता है वो 23 होता है। तो इसमें ये लिखा, अब ये जो 3 को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो 3 ऐसा बनता है, 3 को मैं एक बार क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो 3 ऐसा बनता है। 13 और 33 ये उसके कोड, तो 13 और 23 रीजनिंग में अपन कोड पढ़ते हैं। तो ये मेरिट बेस्ड हो गया ना 13, मतलब ये 33,
ऐसे। तो मेरिट बेस्ड कब किया अपन ने? सबसे पहले 33 के चार्टर में किया, सबके लिए खुले हैं। अभी कहीं नहीं लिखा अपन ने कि कॉम्पिटिटिव ओपन एग्जाम होएगा, वो आएगा 53 के चार्टर में। ओपन भी अपन खोलेंगे, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो कहाँ की 5 उंगलियाँ, ये खुल गई ओपन, वो 53 है, ये 33 है मेरिट बेस्ड, है ना। तो 2-3 बताए ना मैंने आपको, एक तो एम बताया मैंने 13, एक एम बताया मैंने 23 डब्लू, तो 33 हो गया ना दोनों ही 33। तो 33 के चार्टर में बात आई थी किसकी? मेरिट की। ठीक, अब देखो क्या है, ये तो ये हो गया। फिर यहाँ ये देखो, अच्छी लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई तथा 1793 का चार्टर। देखो 1784 पढ़ा था, फिर मैंने बताया था 86 का लिया, तो 86 का क्यों था कि गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93। तो उसकी कुछ शर्तें थी कि मुझे सर्वोच्च बनाया जाए तभी मांगूंगा, तो वो आया और वो चीज़ें फिर 93 के एक्ट से लागू की गई, ठीक है ना। तो उसी में एक था ये सिविल सर्विस कोड, तो कॉर्नवालिस को बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। लेकिन इसका ये कहना था कि हर इंडियन भ्रष्ट है, इंडियंस तो लायक ही नहीं है सिविल सर्विस के, यूरोपियंस ही लायक हैं। तो कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई और 1793 के चार्टर द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था, ठीक है ना, स्वीकृत कुत्सित विचारधारा, कुत्सित मतलब एक नैरो माइंडसेट, है ना, जिसमें एक वो रेसलिज्म की स्मेल आती है, वो कुत्सित, है ना, और अल्पदृष्टि वाली शॉर्ट साइटेड नीति, जिससे भारतीयों को सभी ऊंचे पदों से वंचित रखा जाता था, उस नीति का अंत हो गया। समझ गए? क्यों? क्या अब क्या कर दिया आपने? मैरिज बेस्ड कर दिया ओपन, धर्म, जाति, अपने स्थान, निवास स्थान, उससे नहीं है। देखो इसमें है ना कहीं भी लिंग नहीं लिखा हुआ, तो ये मत कर देना आप कहीं गड़बड़, इसमें आप फंडामेंटल राइट से आप भावुक हो जाओ और वो और जोड़ दो अपना 19(1), वो नहीं, ठीक है ना। तो बस इस लिंग का ही ध्यान रखना, फीमेल्स के लिए कोई स्थान नहीं था, मतलब बात नहीं थी ऐसा कुछ भी। तो धर्म, जन्म स्थान, वंशाक्रम, वंश लिख दो केवल, और वंश वर्ग, ठीक है ना। वंशानुक्रम यहाँ वर्ण व्यवस्था से लिखा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए वर्ण व्यवस्था नहीं करके सब लिखा गया वंशानुक्रम, ठीक है। तो धर्म, स्थान मतलब जन्म स्थान, वंशानुक्रम और वर्ग, समझ गए। तो ये कॉर्नवालिस और 1793 ये दोनों याद रखने अपन को नाम, ये नैरो थी कॉर्नवालिस और 1793। तो कॉर्नवालिस का टेन्योर 1786 से 93, परमानेंट सेटलमेंट 1793 ये लाया था। फिर क्या था देखो, परंतु वास्तव में इस अच्छी व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए ठोस प्रयत्न नहीं किया गया, क्योंकि कैसे मान लेंगे ब्रिटिशर्स के आज मेरिट बेस्ड तुम कर दो। ऊंचे सैनिक, अब देखो ये बार बार ऊंचे आ रहा है ना, ऊंचे सैनिक वह सैनिक, तो ऊंचे से मतलब ये नहीं था कि ऊंची कुर्सी लगा के बैठता था, ऊंचे से मतलब है यहाँ पे पहली बात तो रैंक, और रैंक के अनुसार ही मिलती थी सैलरी। तो यहाँ पे ऊंचे नीचे का डिसीजन होगा सैलरी से, ये सैलरी यहाँ लिखा हुआ 500 पाउंड वार्षिक। तो 500 पाउंड वार्षिक से जिसको ज़्यादा मिलती थी सैलरी जिस पद के लिए, वो सारे ऊंचे पद थे, और 500 पाउंड वार्षिक से अगर कम मिलती थी तो वो नीचा पद था। तो अब देखो, ऊंचे सैनिक तथा असैनिक पद भारतीयों के लिए बंद कर दिए। सैनिक मतलब सिविल मिलिट्री, और असैनिक मतलब सिविल, वही राजनीतिक पोस्ट, वे केवल छोटे पदों पर ही प्राप्त कर सकते थे। 1793 की एक्ट की धारा जिसके अनुसार, ये 1793 वही कुत्सित अल्पदृष्टि, वही 1793, जिसके अनुसार 500 पाउंड वार्षिक वेतन से अधिक सभी पदों के लिए केवल श्रमांशित कोविनेंटेड सेवक ही नियुक्त किए सकते थे, को रद्द करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भाई आपने बोल तो दिया कि मेरिट बेस्ड होगी, लेकिन जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी कॉर्नवालिस और 93, वो उसको आपने ख़त्म नहीं किया। मेरिट बेस्ड इंडियंस के लिए खोलते, लेकिन वो नहीं रोका कि जो यूरोपियंस आ रहे थे, आप भी आओ लड़ो अभी, लेकिन अभी लड़ने की ताकत नहीं थी। ओपन एग्जाम करो ना, फिर लड़ेंगे ना, फिर किया ना ओपन एग्जाम 53 में, ऐसे, ठीक है। तो ये 500 पाउंड वार्षिक, दो चीज़ें समझनी है, ऊंचे नीचे एक तो उससे डिसाइड होगा। ओके, सम्मानित ये क्या है, जिसे जमींदार वर्ग, ठीक है। ये कोविनेंटेड, देखो ये कोविनेंटेड जो है ना, कोवी, ये कॉन्वेंट नहीं है, दो वर्ड होते हैं देखो, एक तो होता है कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट, ये तो वो स्थान होता है जहाँ पे क्रिश्चियन टीचर्स, नन वगैरह जो होते हैं ना, नन ये जो रहते हैं क्रिश्चियंस नन्स, आपने देखा वो जो एक वाइट कैप लगा के और वाइट ड्रेस में रहते हैं, उनको नन्स बोलते हैं। तो वहाँ जो रहते हैं और जो स्कूल जो चलाते हैं उनको कॉन्वेंट स्कूल्स बोलते हैं, CONVENT है, CONVENT है। और ये है कोविनेटेड, कोविनेंटेड, NAN, कोविनेंटेड, कोवी, है ना। तो इसमें वर्ड पकड़ो कोवी, ये वही है कोवी, कौन सा, कोविड वाला, अरे ना कोविड बोलते थे, तो ये कोविनेंटेड है,
सर्वनाश्रित, कोविनेंटेड, कोवी 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 बोलते हैं, कोवी कोविनेंटेड, ये कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट स्कूल, ये कोविनेटेड सर्विसेज, कोविनेटेड। तो कोविड से बोलना है, कोविड से कोविनेटेड। जैसे सर्वनाश्रित याद नहीं आया तो कोविनेटेड भी लिख सकते हैं, कॉन्वेंट नहीं लिखेंगे, कॉन्वेंट तो स्कूल से जाते हैं नन वाले, यह कोविनेटेड, कोवेंटेड, कोवेंटेड सेवक। तो ऊंचे पदों पे मतलब हायर कॉन्वेंटेड सर्विस के ऊपर कौन आता था, कोवेंटेड सर्विसेज के ऊपर। हायर का मतलब 500 पाउंड वार्षिक, मंथली नहीं है। देखो अभी 12 लाख पड़ा था वो भी वार्षिक था, 1 लाख पड़ा वो भी वार्षिक था, 500 पाउंड भी वार्षिक। वो ऊंचे पद थे, उन पे सिर्फ इंग्लिश ही आते थे। आप ओपन एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस्ड किया आप में है तो आप आओ आगे, लेकिन ओपन एग्जाम नहीं है अभी, ठीक है। यह योग्यता आ रहा है ना, देखो इसमें वर्ड आ रहा है, अधीन नहीं समझा, अयोग्य नहीं समझा जाएगा, बस ये सभी के लिए ओपन है, ओपन या मेरिट बेस्ड आया था ना अभी। दुगनी से ज़्यादा आप भेजो, उसमें से आप इंडियंस भी भेज सकते हो, फिर जिसमें जो मेरिट है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब ट्रेनिंग में जो हमें अच्छा लगा, वो एग्ज़ाम नहीं है, ओपन कर दिया एक तरह से, ये ओपन। अगर अच्छा लगता है उस टेस्ट के अंदर, मतलब हैलीबेरी कॉलेज के अंदर जो परफॉर्मेंस के अंदर इंग्लिश अगर अच्छा परफॉर्म करा तो इंग्लिश को भेज देंगे, इंडियन करा तो इंडियन को भेज देंगे, ये था। फिर भारतीयों को ऊंचे पदों से वंचित रखने से भारतीयों ने बहुत बुरा माना और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 के एक्ट की ये मुख्य धारा ही महत्वपूर्ण धारा बन गई। ये रो राजनीतिक आंदोलन हुआ। 87 तो क्या थी, सेक्शन किसका, 1833 का चार्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भेदभाव समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मेरिट का मतलब क्या हो गया कि सबके लिए ओपन कर दिया हमने। मेरिट अगर इंग्लिश में है तो वो ऊपर आएगा, मेरिट अगर हिंदी में है तो इंडियन में है तो वो ऊपर आएगा। कॉर्नवालिस 93 से जो स्थापित की गई उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया गया, उसका काट निकला, उसको ख़त्म नहीं किया। ऊंचे पद भारतीयों को नहीं दिए जाते थे, जो 1793 से चालू की थी। 500 पाउंड वार्षिक वाला, जिसको कोविनेटेड सिविल सर्विस बोलते थे। कोविनेटेड सेवाओं में 500 पाउंड वार्षिक वाले पद जो थे वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए थे ऊंचे। राजनीतिक आंदोलन को उसने जन्म दिया, आगे से बढ़ा। फिर अपन इसमें एक क्लास पढ़ते हैं 1833 के एक्ट से, चार्टर से दास्ता की समाप्ति हुई इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है, दास्ता की समाप्ति किससे हुई, 33 के चार्टर से। आज से दास नहीं रखोगे आप, नो, गुड बाय, बाय बाय। तो दासों को बाय बाय बोला ना अपन ने, बाय बाय, एक बी वाई बाय हो गया, एक बी वाई हो गया, तो 33 हो गया, है ना। आप उनकी खुशी के लिए दासों के चेहरे पे भी मुस्कान रहनी चाहिए, ठीक है। ये किसने बोला, ये उपयोगितावादी दार्शनिकों ने बोला, बेंथम और मिल, जिनका प्रभाव था जब ये एक्ट चालू हो रहा था। तो बेंथम एंड मिल पे लिख लो, वो दास्ता से मुक्ति है। भाई दासों के चेहरों पे मुस्कान रहनी चाहिए ना, ये बेंथम एंड मिल ने बोला, जिनका प्रभाव था। बेंथम एंड मिल अभी ने पढ़ा, यूटिलिटेरिज्म, उपयोगितावादी दार्शनिक। 33 के चार्टर को पारित क्यों किया गया, उसमें था ना तत्कालीन विचारधारा, यूटिलिटेरिज्म नहीं थी क्या, तो ये वो यूटिलिटेरिज्म है, ये समझ गए। तो ये वो चीज़ है। तो मतलब जो कुछ था तो वो झलकेगा भी तो सही ना। आपने क्यों राजनीतिक शक्ति बना दे, व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए कंपनी के सारे, अरे लेजिस फेयर चल रहा था, हम क्या करते, तो इसलिए तुमको हटाया। हर एक चीज़ पढ़ो, वो मानव की प्रतिष्ठा, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सॉरी, फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्या दास्तों के कोई फंडामेंटल राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या, मानव की प्रतिष्ठा लिखो यहाँ पे। दास्ता का अंत हर कोई लिखेगा, मैं आपको बता दूं, जिसको 1833 जिसने यूँ हल्के में भी लिया है, लेकिन इसको नहीं लिखेगा यहाँ पे उपयोगितावादी, यहाँ लिखो ब्रैकेट में, यूटिलिटिज्म, उपयोगितावादी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये प्रभाव उसका। आई थी ना वर्ग चेतना, दासों ने बोला नहीं हम भी मुक्त होने चाहिए, ये वही ईगल वर्ग चेतना, दासों के अंदर वर्ग चेतना आई और फिर इनको ये मुक्त किया गया। तो ये है भाई, आप वो वर्ग चेतना मजदूर और वो किसान वर्ग, वो तो अभी टाइम लगेगा धीरे धीरे उस माने में। दासों में तो आई, लड़ाई लड़ी और फिर दास्ता खत्म हुई, अगर इनके भी राइट है वर्ग चेतना ऐसे। तो वो जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना, क्यों ये लाया गया, उसको जब तक आप यहाँ पे नहीं झलकाओगे ना तब तक नंबर नहीं आएंगे। वो झलकना चाहिए हर बिंदु के अंदर कि हाँ देखो ये आया भी, अपन ने पढ़ा नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, आया भेदभाव, यही था उपयोगितावादी। क्या था, OHWB था, ये क्या था, ओवरऑल हैप्पीनेस,
यार मैं सिविल सेवा में जाने का मन है लेकिन जाने नहीं रही सरकार, ओवरऑल हैप्पीनेस, वेलबींग आई ना, योग्यता, भेदभाव समाप्त, तो ये था वो उपयोगितावादी के चला, सबके लिए खोलो ना, क्या दिक्कत है, ये था सेक्शन 87, समझ गए। तो भेदभाव की समाप्ति, मेरिट बेस्ड किया, तो वो सारा इसको देखो यहाँ लिखो, इससे ऊपर अपन ने वो जो देखा व्यापारिक अधिकार खत्म, वहां लिखो लेजिस्फेयर, और जहाँ आ रहा है ना 5 तरह के कानून, विरोधाभासी कानून, कानून एक बनेगा, उपयोगितावादी, यूटिलिटरिज्म, आएगा कि नहीं आएगा उसमें, 5 बिंदु है ना, कानूनी केंद्रीकरण, नहीं समझे, कारण नहीं समझे, देखो 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं 33 के चार्टर का।